सैलरी नेगोशिएशन करना एक आर्ट है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने रेफरल के थ्रू अप्लाई किया था इन्फोसिस में। आई वुड से टू फूल द मैनेजर कि हाँ आपने काम किया हुआ है। बेसिकली 2 वेज होते हैं किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्रोच करने के लिए। कि आजकल क्या होता है कि एमएनसी में या कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल जाता है। उन्होंने मुझसे पूछा मेरी टेक्नोलॉजी के बारे में। जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वो मैंने स्प्रिंग बूट पे किया था। अगर आपको लगता है कि आपने इंटरव्यू में फोड़ डाला है और उनके सामने ऐसा इंप्रेशन है तो आप बोल सकते हैं यू कैन जज माई स्किल सेट लेवल। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने अपने चैनल पर इनवाइट किया है अक्षय को। तो जो व्यूअर्स नहीं जानते, हमने पहले भी अक्षय के साथ एक वीडियो शूट किया था रिगार्डिंग द वर्चूसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड वॉच आउट। एंड मूविंग ऑन, आज हमने फिर से अक्षय को बुलाया है। अक्षय का वर्चूसा में 3 इयर्स एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया है एंड ही वाज वर्किंग एज अ जावा डेवलपर। तो उन्होंने रिसेंटली स्विच के लिए ट्राई किया। तो उन्होंने इन्फोसिस में अपना इंटरव्यू दिया। तो जानेंगे अक्षय से इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं अक्षय के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू सो मच अक्षय फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच काजल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। तो मैंने अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस से की थी। उसके बाद मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही हुई थी जहाँ पे मैंने बचूसा कंपनी में इंटरव्यू हुआ था। तो उसके बाद मेरा जो रोल था स्टार्टिंग से ही जावा डेवलपर का रहा था। तो 3 साल मैंने एज अ जावा डेवलपर ही काम किया है। तो अक्षय, जैसे आपने बताया कि वर्चूसा के साथ आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया एज अ जावा डेवलपर। तो अब आपने बाकी कंपनीज के लिए स्विच करने का कैसे सोचा और आपने कैसे बाकी कंपनीज के लिए अप्रोच किया, वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा बेसिकली 2 वेज होते हैं किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्रोच करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है लिंक्डइन। आज के टाइम में सबको पता है लिंक्डइन कितना बेटर ऑप्शन है। वहाँ पे आप कंपनी सर्च कर सकते हैं, उसके बाद उनके रिक्रूटिंग एचआर को अप्रोच कर सकते हैं या वहाँ पे भी किसी एम्प्लॉयज़ के आप टच में उनको मैसेज कर सकते हैं कि आपका वो रेफरल लगा दें। द सेकंड एंड ईज़ीएस्ट वे, आपका कोई फ्रेंड किसी कंपनी में काम करता हो तो वो भी आपको रेफ़र कर सकता है। तो मेरे लिए सेकंड ऑप्शन ज़्यादा वर्क किया था। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने रेफरल के थ्रू अप्लाई किया था इन्फोसिस में। तो आप ये बताइए कि रिज्यूमे, बेसिकली जो शॉर्टलिस्ट का फर्स्ट पार्ट होता है वो रिज्यूमे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एज अ जावा डेवलपर आप रिज्यूमे के बारे में शेयर कीजिए कि उसमें आपने कौन-कौन सी स्किल सेट मेंशन की थी और आपके रिज्यूमे में ऐसा क्या था कि जिससे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ? तो किसी पर्सन का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो उसका रिज्यूमे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन देख ली थी अपने अकॉर्डिंग। जो मैंने प्रोफाइल में काम किया है उसी के आसपास की जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो उसी के आसपास की जैसे मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, जैसे स्प्रिंग बूट में मैंने काम किया था, जावा में एचटीएमएल वगैरह, ऑल दिस टेक्नोलॉजी। तो वैसे ही मैंने अपना रिज्यूमे प्रिपेयर किया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट आपने किए होते हैं ड्यूरिंग योर जॉब, तो वो प्रोजेक्ट आपको मेंशन करने पड़ते हैं। उन प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था और आपको अपने प्रोजेक्ट्स में जो चीज़ आपने खुद की है एक्चुअल में की है आप वही मेंशन करें। ये नहीं है अपने फ्रेंड वगैरह की कोई चीज़ें आप मेंशन कर दें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट में वर्क नहीं किया होता तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से रेफरेंस ले सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। क्योंकि वो जब इंटरव्यू होता है तो प्रोजेक्ट्स को बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं प्रोजेक्ट्स का। तो आपका रिज्यूमे थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें की पॉइंट्स हमेशा कवर होने चाहिए और आपको अपने रिज्यूमे के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। वेरी गुड अक्षय। तो जब आपने रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। तो आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए व्यूअर के साथ कि आपके इन्फोसिस में कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू था और आपसे कौन-कौन से क्वेश्चंस पर्टिकुलरली पूछे गए थे। तो आप वो इन डिटेल व्यूअर्स को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरव्यू आस्क्ड मी अबाउट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले वो पूछते हैं, उसमें आप टेक्निकल एक्सपेक्ट कवर कर सकते हैं जो आपने टेक्निकल काम किया है, थोड़ी उसकी ग्लिम्स आप ऐड कर सकते हैं। एंड जो टेक्निकल राउंड हुआ था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो प्रोफाइल थी वो एज अ जावा डेवलपर थी, तो उन्होंने टेक्निकल राउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे कोर जावा के कॉन्सेप्ट्स पूछे। जैसे फॉर एग्जांपल उप्स कॉन्सेप्ट्स हैं जावा में, जिसमें इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म ये सब आते हैं। देन ही आस्क्ड मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस क्लास।
तो उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इन जावा इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिसमें से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश सेट। अब मैं जावा 8 में काम कर रहा था, तो उन्होंने जावा 8 के मुझसे फीचर्स भी पूछे। Another questions he asked me about what is the difference between string buffer and string builder, what is difference between comparator and comparable। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे मतलब कि पेट क्वेश्चंस थे, जो आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, जिनको आप रिवाइज करेंगे किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे पूछा मेरी टेक्नोलॉजी के बारे में। जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वो मैंने स्प्रिंग बूट पे किया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा स्प्रिंग बूट के बारे में कि स्प्रिंग बूट क्या है, आप एक्सप्लेन करो। तो उसका मुझे आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना पड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोलर क्लास होती है, मॉडल क्लास होती है, उसमें सर्विस क्लास होती है, ये कैसे वर्क करती है, इनका रोल क्या है, आप एक एग्जांपल के थ्रू भी उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड काजल आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे स्प्रिंग बूट में मेरे प्रोजेक्ट में जो मैंने एनोटेशंस यूज़ की थी, हमने कौन कौन सी एनोटेशन यूज़ की हैं और किस एनोटेशन का क्या मतलब होता है और क्या रोल होता है, तो वो चीज़ भी आपको कम्प्लीटली नॉलेज होनी चाहिए उसमें। उन्होंने एक एम्प्लॉय का डाटा दिया मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय नेम, दैट काइंड ऑफ डिटेल उन्होंने मुझे दी। और उन्होंने मुझे बोला लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, उसका डाटा हमें रिट्रीव करना है गेट मेथड से, और उसी डाटा को हमें सेव करना है पोस्ट मेथड से। तो दैट काइंड ऑफ अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, स्प्रिंग बूट की नॉलेज है, तो ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा। लेकिन बहुत लोगों को प्रोजेक्ट में वर्क ही नहीं किया होता, तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होती। तो कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके जाइए, ये मैं रिकमेंड करूंगा अपने व्यूअर्स को। नाइस अक्षय। तो अब आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका जब ये फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आपका कोई सेकंड टेक्निकल राउंड भी हुआ था, या दैट वाज द ओनली लास्ट राउंड दैट द इन्फोसिस कंडक्टेड? काजल, मैं उसी फर्स्ट राउंड से ही कंटिन्यू करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको ये टेक्निकल राउंड बताया ना, ये टेक्निकल राउंड जैसे ही मेरा रिक्रूटर को मेरी प्रोफाइल ठीक-ठाक लगी कि एवरेज है, ओके है, तो उन्होंने जिस प्रोजेक्ट के लिए मुझे हायर करना था, वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉन्फ्रेंस पे लिया कि मैंने इनसे टेक्निकल राउंड ले लिया है, अब आप बात करिए। इट वाज़ काइंड ऑफ सेकंड राउंड फॉर मी, मर्ज इन द फर्स्ट वन। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो मुझसे अब इन प्रोजेक्ट डिस्कशन करती हैं। लाइक मैंने लिखा था स्टैंड अप पोल्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा स्टैंड अप पोल्स क्या होती हैं। एक प्रोजेक्ट अगर डिज़ाइन होता है तो कैसे डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पूछा। अब आपका कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते थे, उसमें आपका क्या रोल होता था, इतने टाइम तक आपका प्रोजेक्ट में क्या रोल था, आपका प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या थी, आपका प्रोजेक्ट का मेन वर्क क्या था। तो इन डिटेल वो नॉलेज लेना चाहते थे वेदर ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रोजेक्ट और नॉट। फॉर एग्जांपल वो मुझे कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट में डाल दें, तो वो ये जांचना चाहते थे कि क्या मैं उसे हैंडल भी कर पाऊंगा या नहीं, या एक्चुअल में मैंने काम किया है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, किसी फ्रेंड वगैरह से नॉलेज ले लेते हैं प्रोजेक्ट वगैरह की, तो इन डिटेल वो नॉलेज चाहते थे कि वेदर आई हैव वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट और नॉट। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे बहुत डीप डिस्कशन की वहाँ पे कि आपका प्रोजेक्ट था वो किस पे बेस्ड था, कैसे उसका प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो मॉडल क्या था। तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आप इजीली बता सकते हैं अगर आपने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन द प्रोजेक्ट राइट इन वर्चूसा कंपनी, बट लेट्स से कोई व्यूअर है कि आजकल क्या होता है कि एमएनसी में या कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल जाता है दैट इज नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो उस केस में हमें मे बी हम प्रोफाइल में ऐड कर रहे हैं एज अ जावा डेवलपर, बट हमें प्रोजेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, या हमने एक्चुअल एक्सपीरियंस रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है वो नहीं लिया प्रोजेक्ट का। तो उस केस में ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कैसे किया जा सकता है? काजल, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, वो भी मेरा रिज्यूमे मांगते रहते हैं, कहते हैं हम कॉपी पेस्ट करके यही रिज्यूमे लगा देंगे। द थिंग इज दैट जब आप अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं ना, वो कंप्लीट आउटलुक है कि आपने क्या काम किया है। तो अगर आप 10 मिनट में रिज्यूमे की कॉपी कर लेंगे दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि जिस फ्रेंड ने उस प्रोजेक्ट में काम किया है आप उसके साथ बैठें, चीज़ों को समझें, नोट डाउन करें कॉपी में क्या क्या काम किया उसने, कौन सी टेक्नोलॉजी पे, वर्क फ्लो क्या था, प्रोजेक्ट का डिज़ाइन पैटर्न क्या था, उसका मॉडल क्या था, और किस किस डोमेन में था, बैंकिंग डोमेन में था, इंश्योरेंस डोमेन में प्रोजेक्ट किया है। इन चीज़ की आप कंप्लीट नॉलेज ले लें, देन इट विल बी ईजी टू आई वुड से टू फूल द मैनेजर कि हाँ आपने काम किया हुआ है। अदरवाइज इट गोना बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि
प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको सालों का एक्सपीरियंस है, वो पकड़ लेगा। तो कहते हैं ना, नकल भी अकल से होती है। तो सिर्फ रिज्यूमे नहीं चेप देना, आपको क्या करना है, आपको इन डेप्थ नॉलेज लेनी है उस पर्सन से, अपने फ्रेंड से। आप 2-3 दिन, 4 दिन, 1-2 हफ्ते डेली उससे बात कीजिए, 1 घंटा, क्या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। उससे होगा क्या, क्योंकि इन डेप्थ तो कोई भी नहीं जाता ना, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इतना टाइम है कि आधे घंटे में आपसे पूरी प्रोजेक्ट की नॉलेज ले ले। अगर आपने इतनी चीजें सीख ली कि आप आधा घंटा बोल सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, तो कन्विंस हो जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट में काम किया है। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट टिप्स थी आपके व्यूअर्स को। ओके, तो ये प्रोजेक्ट इंटरव्यू के बाद आप ये बताइए कि आपने सैलरी नेगोशिएट कैसे की? बिकॉज जो मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं एज अ डेवलपर, हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है बट सैलरी नेगोशिएशन में हमें बहुत प्रॉब्लम फील होती है। तो वो आप व्यूअर्स को बताइए कि सैलरी नेगोशिएशन वो कैसे कर सकते हैं और आपने कैसे की थी? तो सैलरी नेगोशिएशन करना एक आर्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक, और इसमें थोड़ी सी आपकी इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस भी चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल 4 लाख के पैकेज पे हैं, अब आप 10 लाख के पैकेज पे जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? 4 से 10 आफ्टर 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन एक्सपेक्ट दैट। लेकिन अगर आप 12 लाख का पैकेज चाहते हैं और ये भी चाहते हैं आप वो आपको रिजेक्ट ना करे, देन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास ऑफर लेटर इन हैंड कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस से पहले मैंने 1-2 कंपनी के राउंड क्लियर किए हुए हैं। मान लो एक कंपनी का 8 लाख के पैकेज पे, दूसरी कंपनी का 10 लाख के पैकेज पे, तीसरी कंपनी का 10.5 लाख के पैकेज पे। देन आई कैन शो हिम द 2 ऑफर लेटर, 10 and 10.5, सो दैट मैं उन्हें शो कर पाऊँ कि इतना मैं वर्थफुल हूँ, इतना तो मुझे मिल ही चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप इनसे मुझे ज़्यादा देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यू ऑफर मी 12 LPA, देन आई कैन थिंक अबाउट टू कम एंड जॉइन योर कंपनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सैलरी नेगोशिएशन तभी करें जब आपके पास ऑफर लेटर हो। अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि हाँ, मेरा स्किल सेट इतना है, आई वॉज वेरी प्रोफिशिएंट, और आपका इंटरव्यू मान लो बहुत अच्छा गया है, तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसे गया। आपको लगता है एवरेज गया है, तो ऑब्वियसली बेगर्स कांट बी द चूजर्स। अगर आपको लगता है कि आपने इंटरव्यू में फोड़ डाला है और उनके सामने ऐसा इंप्रेशन है, तो आप बोल सकते हैं यू कैन जज माई स्किल सेट लेवल एंड इन द प्रीवियस प्रोजेक्ट टू आई अचीव वेरी एक्सीलेंट इन माई स्किल सेट। तो ऑन दैट पर्पस भी आप अपना जो सैलरी नेगोशिएशन कर सकते हैं। अब मेरे टाइम पे तो क्या हुआ था, मैंने पहले ही बता दिया था उन्हें, और सैलरी नेगोशिएशन से करने से पहले ही उन्होंने मुझसे ये एक चीज पूछ ली कि आप यू आर विलिंग टू माइग्रेट इन बैंगलोर। तो मैंने चंडीगढ़ कैंपस के लिए अप्लाई किया था, तो बैंगलोर तो मैंने जाना ही था, तो मैंने उसमें ही नो कह दिया। तो आगे उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, तो उन्होंने फोन रख दिया और बोला वी विल टेल यू लेटर। तो मेरे साथ तो ये हुआ था। ओके, सो ये तो आपकी बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक रही, क्योंकि अगर कोई भी जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछता है, एचआर लेट से वो पूछते हैं आर यू विलिंग टू रिलोकेट, अगर आप उसमें ही मना कर दोगे तो फिर वो आपको उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए हायरिंग देंगे ही नहीं। बिकॉज लेट से अगर प्रोजेक्ट ही आपने जैसे बताया बैंगलोर का था, तो बैंगलोर के लिए जब वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको देख रहे थे तो आपने बैंगलोर के लिए मना कर दिया, तो फिर वो ऑफर लेटर कैसे ही देंगे आपको। बट ये आपने क्यों किया? आप ये बताइए कि आपको एक अच्छा जॉब ऑफर प्रोवाइड हो सकता था, उसे छोड़कर आपने उसे डिक्लाइन कर दिया, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ लोकेशन। सो क्या रीजन था इसके पीछे? लोकेशन इटसेल्फ एक मेजर इशू था मेरे लिए। एक्चुअली मेरा होम टाउन चंडीगढ़ में है, तो मैंने जो प्लेसमेंट के लिए रेफर लगाया था वो भी चंडीगढ़ कैंपस के लिए लगाया था, इन्फोसिस का एक चंडीगढ़ में कैंपस है। जब मुझे पता चला कि चंडीगढ़ कैंपस में तो वैकेंसी नहीं है, वो मुझे बैंगलोर में रिक्रूट कर रहे हैं, देन आई रियलाइज कि मैं बैंगलोर में तो जाना ही नहीं चाहता। लेकिन मुझसे एक ब्लंडर मिस्टेक ये हो गई कि मैं उन्हें माइग्रेशन के लिए जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उन्हें यस कर देता, फिर मैं सैलरी नेगोशिएट करता जिसके बेसिस पे मेरे पास ऑफर लेटर आ जाता, और उसके बाद ज्वाइनिंग करना या ना करना वो मेरे हाथ में होता। बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू, तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी। तो आज मुझे इसकी नॉलेज है कि आप बाद में रिफ्यूज कर सकते हैं ऑफर लेटर को, आप एक्सेप्ट ना करें। लेकिन जब आपसे एचआर राउंड में पूछा जाता है कि आप कंफर्टेबल है रीलोकेशन के लिए, माइग्रेट के लिए, तो आपको यस करना चाहिए। देन यू हैव टू नेगोशिएट विद द सैलरी। आपको इतनी भी सैलरी नेगोशिएट नहीं कर लेनी है कि वो करें नहीं नहीं हम कल बताएंगे आपको, कि आपने 15 लाख ही बोल दिया जब आपको पता है कि आपका लेवल 10 या 12 लाख का है, तब भी आपको ऑफर लेटर नहीं आएगा, तब भी आपको रिजेक्शन की मेल आ जाएगी।
आपको अपना लेवल देख के, अपना इंटरव्यू देख के, आपने कितने ऑफर लेटर इन हैंड हैं, आप जो उन्हें शो कर रहे हो कि मेरे पास इतने ऑफर लेटर हैं, जो जेन्युइन होने चाहिए, कि कई बार आपको वो दिखाने भी पड़ सकते हैं। तो ये मैटर करता है कि आप अपने मुझसे बस ऑफर लेटर ले लें, जाना या ना जाना बाद में आपके हाथ में होता है। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप अपना इंटरव्यू देते हैं, मैंने ये पॉइंट ऐड नहीं किया स्टार्टिंग में, वो आपसे नोटिस पीरियड पूछते हैं। अगर आप अपना नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का बोलते हैं तो मोस्ट लाइकली आपको कॉल नहीं आएगा इंटरव्यू का, क्योंकि वो अर्ली हायरिंग के लिए देख रहे होते हैं। अगर आप अपना नोटिस पीरियड अगर आपका 3 मंथ्स का भी है, लेकिन अगर आप उनको 30 to 45 डेज का नोटिस पीरियड बोलते हैं, मोर लाइकली आपको कॉल आएगा ही आएगा। लेकिन आप 3 मंथ्स का बोलते हैं तो बहुत कंपनी कॉल नहीं करती, क्योंकि क्या होता है इंडिया में लोग जल्दी, जैसे सोचा अभी हायरिंग करनी है, अभी रिक्वायरमेंट है, तो उनको 30 to 45 डेज में हायरिंग करनी होती है। तो आपको वो क्यों हायर करेंगे, कॉल करेंगे कि आप 3 मंथ्स का वो वेट करेंगे। तो बाद में आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं अपनी कंपनी में, बाद में हो सकता है आपको कुछ सेटलमेंट पे करनी पड़े, लेकिन जल्दी रिलीव लेने के लिए। लेकिन आप नोटिस पीरियड हमेशा 30 to 45 डेज का ही शो करें, इससे ज़्यादा ना शो करें। थैंक यू सो मच अक्षय। तो आपने सारे के सारे सिनेरियोज जो कवर कर दिए हैं, अगर कोई भी जो हमारा व्यूअर्स है वो स्विच के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आपने जो भी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, जो भी सिनेरियोज कवर किए हैं, आप उनको एक बार ब्रीफ आउट कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, और इसी के साथ हम वीडियो अपनी एंड करते हैं। तो मैं कुछ की पॉइंट्स, जो इतने भी मैंने सिनेरियोज कवर किए हैं, उनको मैं की पॉइंट्स में बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको रेफरल लगाना है तो उसमें नोटिस पीरियड है 30 to 45 डेज के बीच का ही रखते हैं। या तो आप 35 डेज रख दीजिए, 30, वैसे 35 डेज आप रख नहीं सकते क्योंकि ऑड हो जाएगा। अब 30 या 45, इन दो में से आप कोई भी चूज करके रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपका जो रिज्यूमे है उसमें क्या क्या आपने लिखा हुआ है, आपको सारी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और जो जो आपने प्रोजेक्ट मेंशन किए हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ भी रिज्यूमे में झूठ नहीं लिखना, और रिज्यूमे थोड़ा सा प्रोफेशनल और इम्प्रेसिव होना चाहिए ताकि वो शॉर्ट लिस्ट हो सके। थर्ड पॉइंट, ये सिर्फ मैं जावा डेवलपर के लिए बता रहा हूँ, जो भी स्विच लेना चाहता है उसके लिए बता रहा हूँ कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसकी आपको थ्योरी पार्ट पता होनी चाहिए और प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। वेदर इट्स जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, C++, एनीबडी। फॉर एग्जाम्पल कोई सिक्वल का काम कर रहा है तो उसको सिक्वल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसने क्या प्रोजेक्ट में क्वेरीज रन की है, उसका क्या रोल था, वो पता होना चाहिए। आफ्टर दैट आती है बात माइग्रेशन की, कि आप यू आर विलिंग टू माइग्रेट, यस आई एम विलिंग टू माइग्रेट। आपको इंटरव्यू कैसा रहा उस बेसिस पे आपको नेगोशिएशन करनी है कि आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है, अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है, अपने फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा आइडिया ले सकती हैं, नेट से थोड़ा आइडिया ले सकती हैं, और आपके पास कितने ऑफर लेटर हैं, ताकि अगर आपको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको वो रिजेक्ट भी ना कर दे, इतना हाई पैकेज भी नहीं मांगना है। तो ये की पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है तो उसके बाद आप रिजाइन डाल दीजिए अपनी कंपनी में। तो दैट द थिंग्स आई वांट टू ऐड। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच अक्षय, दैट इंटरव्यू वाज वेरी वंडरफुल। तो आपने सारी की सारी चीज़ें जो है वो व्यूअर्स को क्लियर कर दी हैं रिगार्डिंग द स्विच। एंड थैंक यू सो मच अक्षय, आप मेरे चैनल पर आए। तो जिन्हें भी ये कंटेंट पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट है जो आपको लगता है क्लियर नहीं हुए, सो यू कैन DM अस, सो हम आपके सारे के सारे मैसेजेस का रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। थैंक यू काजी।